Bismillahirrahmanirrahim. Our chapter number 2, Atomic Structure, is in progress. Today is our lecture number 6, which is about the discovery of the nucleus, Rutherford atomic model, and the Bohr atomic model. Now, first of all, short history about the discovery of the nucleus. जैसे मैं आपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद हुई, यानी बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, तो पॉजिटिव पार्टिकल यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद जो है वो जे थॉमसन ने ये सोचा कि आखिर ये पार्टिकल्स एटम्स के अंदर किस तरह अरेंज हैं। तो उसने एटम्स के अंदर इन दोनों पार्टिकल की अरेंजमेंट के लिए एक मॉडल प्रपोज किया, एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया जिसको हम कहते हैं प्लम पडिंग मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोटिंग आर एम्बेडेड लाइक द प्लम्स इन द पडिंग। यानी इस मॉडल के मुताबिक एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हैं और वो उसी तरह एम्बेडेड हैं जिस तरह पडिंग नामी एक स्वीट डिश के अंदर प्लम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिस तरह आप इस फिगर के अंदर देख रहे हैं। तो साइंटिफिक मेथड के मुताबिक जे थॉमसन के एक स्टूडेंट, फेमस स्टूडेंट रदरफोर्ड ने इस मॉडल को वेरीफाई करने का प्लान किया। रदरफोर्ड के मुताबिक अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एटम के अंदर प्लम पडिंग मॉडल की तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो फिर अगर किसी मेटलिक शीट में से अल्फा पार्टिकल जो है वो पास किए जाएं, तो वो अल्फा पार्टिकल बगैर डिफ्लेक्ट हुए इसमें पास कर जाने चाहिए। यानी इसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस अल्फा जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट नहीं करने चाहिए। दे शुड पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द मेटलिक शीट्स। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था रदरफोर्ड ने और उसके स्टूडेंट ने, जिनके नेम है हैंस गाइगर एंड अर्नेस्ट मार्टन। Now, what was the experimental setup? It was the source of alpha rays, a radio element like radium placed in the lead block। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि this is the lead block, इसके अंदर एक होल क्रिएट किया गया है और उस होल में प्लेस किया गया है ये रेडियो एलिमेंट। ये रेडियो एलिमेंट से अमिट होने वाली जो अल्फा रेस हैं, ये रेडियम है, इससे रेडियम से अमिट होने वाली अल्फा रेस सिर्फ इस होल में से एस्केप कर सकती हैं। ये बाकी तमाम साइड से अल्फा रेस को ये लेड ब्लॉक जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये जो अल्फा रेस हैं ये एक लेड स्क्रीन पर फॉल कर रही हैं। इस लेड स्क्रीन में एक पिन होल है, तो इस तरह इस पिन होल में से जो पास आउट होने वाली ये एक शार्प बीम है अल्फा रेस की। Second was a very thin gold foil whose thickness was very less, that is about 0.0004 centimeter। एक्चुअली गोल्ड फाइल को सिलेक्ट ही इसलिए किया गया था कि ये हाईली मेलिएबल मेटल है और इसको किसी भी थिकनेस तक जो है वो मेलिएट किया जा सकता है। तो इस तरह इससे बहुत ही कम थिकनेस की मेटल शीट प्रिपेयर की गई। और थर्ड वन इज द सर्कुलर स्क्रीन। ये मूवेबल स्क्रीन है। इट इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड। इट इज और जिंक सल्फाइड का जो मकसद जो है वो क्या है कि अगर अल्फा रेस इस सर्कुलर स्क्रीन पर कोटेड जिंक सल्फाइड के साथ टकराते हैं तो इस कोलिजन के नतीजे में सिंटिलेशन या फ्लैशेस ऑफ लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। और इन फ्लैशेस ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए क्या यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ अल्फा रेस व्हिच इज अ रेडियो एलिमेंट लाइक रेडियम placed in a lead block. Number 2, a very thin gold foil of very less thickness, about 0.0004 centimeter,
Number 3, a circular movable screen coated with a zinc sulfide and a microscope. Now let's see what was the experiment of Rutherford. Rutherford bombarded a sharp beam of alpha rays on the gold file. This is the alpha rays which are being emitted from the radium, और इन अल्फा रेज को बम्बार्ड किया गया इस गोल्ड फाइल में। मैंने जैसे बताया कि इसकी थिकनेस जो है वो बहुत ही कम है। अब रदरफोर्ड क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि तमाम अल्फा रेज जो है वो इसमें से बगैर डिफ्लेक्ट हुए पास होती नहीं चाहिए। ज्यादातर अल्फा रेज इस गोल्ड फाइल में से बगैर डिफ्लेक्ट हुए पास भी कर गई, और उन्होंने इस फ्लोरिसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ जो है वो सिंटिलेशन या फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस की, जिसको इस माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया। Whereas few alpha particle, 1 out of 8,000, they were deflected at larger angles. ये larger angle पर deflect हुए। Whereas very few alpha particle were deflected back toward the source of alpha rays. This was the observation by the Rutherford and his colleagues from this experiment, gold file experiment, and it was highly unexpected. So listen once again. Rutherford bombarded a sharp beam of alpha rays on the gold file. Most of the alpha rays pass undeflected and produce scintillation on the zinc sulfide screen, which were observed by the microscope. Few particles, 1 out of 8,000, were deflected at the larger angles, and very few were bounced back toward the source of alpha rays. Now the results were against the expectation. Rutherford expected to pass all the alpha rays through the gold file without any deflection, क्योंकि रदरफोर्ड के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स इन हैवी अल्फा पार्टिकल को रोकने के काबिल नहीं है। रदरफोर्ड के अपने अल्फाज में कि ये ऐसी है जिस तरह के अगर आप एक टिश्यू पेपर के पीस पर 15 इंच शेल फायर करें तो बजाय उसमें से पास करने के वो वापस आके आपको हिट कर जाए। यानी जिस तरह एक टिश्यू पेपर इस 15 इंच शेल को जो है वो रोकने के काबिल नहीं है, रदरफोर्ड के मुताबिक इस तरह गोल्ड फाइल जो है जिसकी थिकनेस बहुत कम है उसे भी अल्फा पार्टिकल को नहीं रोकना चाहिए था, डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए था, बट दे वर बीइंग डिफ्लेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि उस गोल्ड फाइल के अंदर आखिर एक ऐसा पार्टिकल मौजूद है जो फ्यू अल्फा पार्टिकल को डिफरेंट एंगल्स पर डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन ड्रा किए? पहली बात यह है क्योंकि अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन हो रही है, इससे पहली बात तो ये हुई कि प्लम पडिंग मॉडल फॉर द एटम इज इनकरेक्ट। करेक्ट कब होता? अगर तमाम अल्फा पार्टिकल जो हैं वो इसमें से पास कर जाती। नाउ मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी। क्यों एम्प्टी है? इसलिए कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स इसमें से पास कर गए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो अल्फा पार्टिकल के अंदर जो है वो एक जो एटम के अंदर जो हैवी पार्टिकल है, एक हैवी पॉजिटिव पार्टिकल है जो कि इनको डिफरेंट एंगल्स पर जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, और उस पार्टिकल को न्यूक्लियस का नाम दिया गया। वो न्यूक्लियस जो है उसके और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन के गिर्द जो है वो काफी ज्यादा स्पेस मौजूद है। इसलिए वो अल्फा पार्टिकल जो इस गोल्ड फाइल के रास्ते में जो इस न्यूक्लियस के रास्ते में नहीं आते वो बगैर डिफ्लेक्ट हुए पास कर जाते हैं। सिर्फ वही डिफ्लेक्ट करते हैं जो इस न्यूक्लियस के रास्ते पर होते हैं, और ये पार्टिकल जो है ये इसको डिफरेंट एंगल पर अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देता है।
इन ऑब्जर्वेशन की बेस पर रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल के मुतालिक अपने आइडियाज प्रेजेंट किए। उन आइडियाज को कलेक्टिवली जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एटम consists of a small positively charged portion in its center, which is called nucleus. Now, only a very small volume of atom is occupied by the nucleus. That is, most of the space occupied by the atom is empty. Nucleus atom का एक बहुत ही smaller particle है। एक एटम का एक बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई करता है न्यूक्लियस, जबकि ज्यादातर पोर्शन जो है वो एम्प्टी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अल्फा रेज इसमें से बगैर डिफ्लेक्ट किए पास कर जाती हैं। देयर इज नेगेटिवली चार्ज पोर्शन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन व्हिच सराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो नेगेटिव चार्ज का पोर्शन क्रिएट करते हैं, एंड दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट अराउंड द सन। The negative charge of electron is equal to the positive charge in the nucleus due to the proton, so that atom as a whole is neutral. The centripetal force of electron is equal to electrostatic force of attraction between the positive nucleus and the negative electron. इसका क्या मतलब है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो सेंटीपिटल फोर्स पोजेस करते हैं। वो सेंटीपिटल फोर्स कहां से आती है? It is provided by electrostatic force of attraction between the positive nucleus and the negative electron. Now, अब इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के दो ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक जो है वो ये है कि न्यूक्लियस एक चार्ज पार्टिकल है और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एक ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व करता है। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल के गिर्द दूसरा चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक वो रिवॉल्विंग पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन उसको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करनी चाहिए, और अगर वो एनर्जी लूज करता है तो उसका ऑर्बिट शॉर्टर और शॉर्टर होता चला जाना चाहिए, हत्ता कि उसको न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक कुछ देर के बाद एटम कोलैप्स कर जाना चाहिए। ये एक अनस्टेबल पार्टिकल है, लेकिन एक्चुअली ये एटम कोलैप्स नहीं करता, स्टेबल है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। सेकंड ड्रॉबैक, इसको मैं पहली फिगर से थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हुए कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करता है तो इसे तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करनी चाहिए, और वो तमाम वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसको अगर प्रिज्म में से पास किया जाए तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम हासिल होना चाहिए। उससे जो डिस्प्ले होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लेकिन इनफैक्ट अगर किसी एटम से एमिट होने वाली रेडिएशन को एनालाइज किया जाए तो कॉन्टिन्यूस की बजाय लाइन स्पेक्ट्रम हासिल होता है। ये दो ड्रॉबैक्स हैं। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो एक एनिमेशन के जरिए जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। ये आप एनिमेशन व्यू कीजिए प्लीज। Rutherford's alpha scattering experiment. The credit for the discovery of the nucleus of an atom goes to a British physicist, Lord Ernest Rutherford. Shown here is the diagrammatic view of the famous gold foil experiment conducted by Lord Rutherford. The radioactive source, rich in alpha particles, was kept in a thick lead block with a narrow opening. The alpha particles were confined to a narrow beam by passing them through a lead sheet with a slit. An extremely thin foil of gold was bombarded with these fast-moving alpha particles.
The scattered alpha particles were detected using a rotatable detector, which has a microscope and is screen-coated with zinc sulfide. The whole experimental setup was placed in an evacuated chamber to prevent scattering by the air molecules. These striking particles caused scintillations on the screen. Based on the observations, Lord Rutherford deduced these conclusions. As most of the alpha particles pass through the gold foil without any deflection, most of the space within the atoms is empty. As some of the alpha particles were deflected by large angles, they must have approached some positively charged region responsible for the deflection. This positively charged region is called the nucleus. As very few alpha particles experienced the deflection, it was concluded that the volume occupied by the nucleus is very small. Since alpha particles, which are comparatively denser, were deflected by the nucleus, it shows that almost the complete mass of the atom must be within the nucleus. जी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को खत्म करने के लिए 1913 में नील्स बोहर ने एटॉमिक मॉडल के मुतालिक अपने आइडियाज प्रेजेंट किए, जिन्हें हम कलेक्टिवली बोर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं, तो बाज़ औक़ात इसको कलेक्टिवली रदरफोर्ड बोर्स एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है. नाउ व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? के इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in the fixed circular paths which are known as the orbits. Nucleus, ये fixed circular paths हैं, they are known as the orbits. They are also known as the shells. इनको 1, 2, 3, 4 या K, L, M, N से denote किया जाता है. Now each orbit is associated with a definite amount of energy. Therefore these orbits are also known as the energy levels. The orbit closer to the nucleus possess less energy. The energy of orbits increase with increasing distance from the nucleus. तो ये जो orbits हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि each orbit is associated with a definite amount of energy, इसलिए इसको energy level भी कहा जाता है. न्यूक्लियस के closer orbit इसको first energy level कहा जाता है, second orbit को second energy level, थर्ड ऑर्बिट को थर्ड एनर्जी लेवल एंड सो ऑन. और इन ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट्स. Now next main point, that as long as electron remains in its own orbit, it neither gains nor loses energy. जब तक कि इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रहेगा वो एनर्जी गेन या लूज नहीं करेगा. ये अब पॉइंट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के इस डिफेक्ट को खत्म करता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के गिर्द तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा और उसका ऑर्बिट शार्टर और शार्टर होता चला जाना चाहिए और उसको कोलैप्स कर जाना चाहिए. लेकिन एटम किस लिए स्टेबल है ये डिस्क्राइब किया बोहर ने कि जब तक के इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रहेगा ये एनर्जी गेन या लूज नहीं करेगा. Now when electron shift from low energy orbit to the high energy orbit, it absorbs the energy equal to the energy difference of the two orbit. This electron is said to be in its excited state. ये first energy level. अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल या सेकंड ऑर्बिट तक शिफ्ट करता है तो इस शिफ्टिंग के दौरान वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. एनर्जी एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू ऑर्बिट, दैट इज इट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, दैट इज डेल्टा E. ये इलेक्ट्रॉन मैंने अभी आपको बताया कि एक्साइटेड स्टेट में है. व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट, यानी इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में है वो डी एक्साइट होता है फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू द लो एनर्जी ऑर्बिट, इट एमिट द एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू ऑर्बिट्स. ये सेकंड ऑर्बिट या हाई एनर्जी लेवल लो एनर्जी लेवल जब ये शिफ्ट होगा इट विल
lose the energy equal to energy difference of the two orbit, that is delta E is equal to E2 minus E1, and this energy is in the form of electromagnetic radiation of particular wavelength. ये जो है एनर्जी जो एमिट हो रही है वो रेडिएशन की सूरत में हो रही है, और रेडिएशन कौन सी, पर्टिकुलर वेवलेंथ की, और उस एमिटिंग रेडिएशन को एनालाइज किया जाए तो लाइन स्पेक्ट्रम हासिल होता है। तो ये जो पॉइंट है ये अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के सेकंड डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर रहा है। जो एनर्जी एमिट हो रही है डेल्टा E, it is directly proportional to the frequency of radiation, or is equal to h nu, where h is a constant known as the Planck's constant. Value of Planck's constant is equal to 6.6256 into 10 to the power minus 34 joule second. Now last main point is that angular momentum of electron is simple multiple of factor h over 2 pi u. इसका क्या मतलब है, मोमेंटम m इंटू वी, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर उसके मोमेंटम को जो है वो सर्कुलर पाथ के रेडियस r से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो mvr एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। तो लास्ट पॉइंट के मुताबिक अगर ये एंगुलर मोमेंटम जो है इट इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू मैं 1 कह रहा हूँ, 1 इंटू एच ओवर 2 पाई, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट में मूवमेंट के लिए क्या होना चाहिए कि उसका एंगुलर मोमेंटम it should be equal to simple multiple which is equal to 1. In this case it should be equal to 1 into h over 2 pi, and in the same way कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है then in that case angular momentum mvr must be equal to 2 into h over 2 pi, और अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है then angular momentum should be equal to 3 into h over 2 pi. तो ये जो मेन पॉइंट है ये भी इस बात को एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक डेफिनेट ऑर्बिट में मूव करेगा, उस ऑर्बिट में मूव करेगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम mvr h over 2 pi का सिंपल मल्टीपल है। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द रदरफोर्ड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस लेक्चर को कवर करते हैं, दे आर डिस्क्राइब द experiment performed by Rutherford for the discovery of the nucleus. Write down the conclusions drawn by Rutherford from his Goldfile experiment. Write down the main points of Rutherford atomic model. What are the drawbacks of Rutherford atomic model and how they were rectified by Niels Bohr. And write down the main points of the Bohr's atomic model. Dear students, आप ये लेक्चर व्यू कीजिए, उसके बाद बुक से स्टडी कीजिएगा और फिर आप देखिएगा कि इन क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।